हाजिर हूं मैं राजीव। भारत जोड़ो यात्रा का असर लोगों पर किस तरह पड़ रहा है, ये तो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से ही जाहिर हो रहा है। मगर अब ये भी नजर आने लगा है कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की ताकत सत्ताधारी बीजेपी को कैसे कमतरी का एहसास देने लगी है। जी हां, दक्षिण में भारत जोड़ो यात्रा की शानदार सफलता ने राहुल गांधी के आलोचकों को भी उनका मुरीद बना दिया है। लेकिन बीजेपी अब भी ऊपरी तौर पर यही दिखा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही वो ये मान रही है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता पिछले 2 महीनों में काफ़ी बढ़ गई है। बीजेपी अब भी उन्हें नौसिखिया राजनेता बताने में लगी हुई है। बीजेपी की ट्रोल आर्मी अब भी राहुल गांधी की छवि खराब करने वाले ट्वीट कर रही है। मगर ये सब केवल ऊपर से है, भीतर से बीजेपी को भी भारत जोड़ो यात्रा से अब डर लगने लगा है। और यही वजह है कि जिस दक्षिण भारत में यात्रा के कारण कांग्रेस की मजबूती के आसार दिख रहे हैं, अब वहां अपने कदम जमाने की कोशिश बीजेपी ने फिर से शुरू कर दी है। और इस कोशिश में पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन की दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। शुक्रवार से शुरू हुई इस यात्रा में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यानी 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और कम से कम 25,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी भी अभी पिछले सप्ताह तक दक्षिण भारत में ही थे और सितंबर से लेकर नवंबर की शुरुआत तक उन्होंने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस यात्रा का नेतृत्व किया। हर राज्य में राहुल गांधी को भारी जन समर्थन मिला। लोगों को जुटाने के लिए न कोई भारी भरकम प्रचार तंत्र था, न मुफ्त की सुविधाएं थीं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेवड़ियां कहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से राहुल गांधी का केवल यही वादा है कि वे नफरत और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को चेतावनी देते रहेंगे और हर किस्म के अन्याय के खिलाफ बेखौफ डट कर खड़े रहेंगे। देश के आम लोगों को राहुल गांधी की ये बातें समझ में आ रही हैं और वो उनके साथ जुड़ रहे हैं, जबकि मोदी जी भारी भरकम राशि से तैयार परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से यही साबित करने में लगे हुए हैं कि बीजेपी के शासन में विकास हो रहा है। चाहे ट्रेन को हरी झंडी दिखाना हो या हवाई टर्मिनल का उद्घाटन करना हो या प्रतिमा का अनावरण करना हो, हर काम मोदी जी के हाथों ही संपन्न हो रहा है। इससे पहले तक ऐसे सारे काम आपको याद होगा दोस्तों कि संबंधित विभाग के मंत्री या उच्च पदाधिकारी करते थे, लेकिन अब केवल मोदी जी सारे उद्घाटन करते हैं ताकि लोग ये मानने लगें कि विकास के ये काम मोदी काल में ही हुए हैं, उससे पहले कभी नहीं हुए। बीजेपी की ये सोच बताती है कि उसे कहीं न कहीं कांग्रेस की उपलब्धियों से डर लगने लगा है और इसी वजह से वो कांग्रेस के काम को कमतर और अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। राहुल गांधी के बाद मोदी जी का दक्षिण भारत पहुंच जाना यह साबित करता है कि दक्षिणी राज्यों में बीजेपी को अपने लिए जो है कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, पहले भी नहीं था। और अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो और कांग्रेस की भावी सफलता से वो परेशान है, यानी बीजेपी परेशान है। मगर क्या मोदी जी को दक्षिण राज्यों में जाने से कोई फायदा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। मोदी जी हिमाचल में प्रचार के बाद दक्षिण भारत पहुंचे हैं और इसके बाद उनका पूरा फोकस गुजरात पर रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत पहुंचकर और गुजरात से कनेक्शन की बात अगर कहूं तो गुजरात में आज कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी किया और उस घोषणा पत्र को जारी करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने, अशोक गहलोत ने, उन्होंने बहुत सारे वादे लोगों के सामने दोहराए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं कि इस चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या कुछ करती है। इसी बीच एक वादा ये भी है कि जो एक स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम पर रखा गया है, उस नाम को फिर से बदलकर सरदार पटेल नाम रखा जाएगा जो पहले नाम था। और इस बात को कहते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि हम मोदी जी की औकात जो है वो बता देंगे। कुछ अलग अंदाज था, लेकिन इस बात को, जो औकात वाली शब्द है, इसको लेकर के बीजेपी फिर से उस पिछले बयान को, यानी 2017 में जो मणिशंकर अय्यर का बयान था, नीच वाला बयान, उस बयान को सामने ला करके इस औकात वाले शब्द को भुनाने की कोशिश कर रही है।
बीजेपी ये कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब आज दक्षिण भारत में थे, तेलंगाना में भाषण दे रहे थे, तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश में थे, विशाखापट्टनम में, उसके बाद तेलंगाना, तो वहां जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इस बात को भुनाने की कैसे कोशिश की, आइए जरा उसकी बानगी सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की जुबानी, सुनिए जरा। मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप तेलंगाना के बूथ बूथ में जाएं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है, उनकी मदद करें। और एक बात, जरा मेरे तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे। बताऊं? देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है। इस खुशी में आगे बढ़िए। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गालियों पर कितना बड़ा भाषण दे दिया इन्होंने। और गालियां क्या होती हैं ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन शब्दों का उचित अनुचित प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, औकात वर्ड जो है, औकात शब्द, इस पर भी बहुत सारी बातें जो शब्द के ज्ञानी हैं, भाषा के विद हैं, यानी विद्वान हैं, वो अपने अपने ढंग से अपने अंदाज में बताएंगे। कुछ उर्दू के लफ्ज़, कुछ फारसी के लफ्ज़, कुछ हिंदी के, कुछ संस्कृत के, और कुछ प्रचलन में हैं, कुछ प्रचलन में नहीं हैं, लेकिन इनको भी लेकर के कैसे भुनाने की कोशिश होती है, वो अगर सीखना हो तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। खैर, बढ़े आगे। ये बानगी थी, आपको बताना सुनाना चाह रहे थे हम, इसलिए भी क्योंकि सुबह से इस औकात वर्ड को लेकर के मीडिया के एक सेक्शन में बहुत हंगामा मचा हुआ है। खैर, अब फोकस चूंकि गुजरात में है और डर ये भी है कि ये जो यात्रा दक्षिण भारत से निकल करके अब महाराष्ट्र तक पहुंची है और इस यात्रा में जिस कदर भीड़ उमड़ी है, लोगों का हुजूम आया है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि बची खुची जो भी स्थिति है वहाँ बीजेपी की, वो खत्म ना हो जाए, उम्मीद खत्म ना हो जाए। इसलिए प्रधानमंत्री भागे भागे इन 4 राज्यों में पहुंचे हैं। इधर फोकस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप मान के चलिए कि यहाँ से आज लौट करके आ चुके होंगे, आ रहे होंगे इन 4 राज्यों की यात्रा से, दक्षिण भारत से, और अब फोकस रहेगा गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में आज मतदान हो गया है, आप सबको पता है, और अब 8 तारीख को इसके नतीजे सामने आएंगे, जबकि गुजरात का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। बीजेपी एक बार फिर
यहाँ यानी कि गुजरात में जातीय समीकरणों के भरोसे जीत तय करने में लगी हुई है, मगर कांग्रेस भी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में 300 यूनिट फ्री बिजली, 10 लाख रोजगार, 500 रुपए में सिलेंडर, और ये जो स्टेडियम का नाम है वो बदलने की बात तो है ही, ऐसे बहुत सारे, और उनमें से खासकर 10 ऐसे वादे हैं, 10 ऐसे वचन हैं जिसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी की भी नींद उड़ गई है। तो नींदें किसकी उड़ रही हैं किसकी नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद कैसे उड़ा रखी है उसकी बानगी आप सब तो देख ही रहे हैं। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में अभी हैं, नांदेड़ से आगे बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे यात्रा महाराष्ट्र से अब बढ़ेगी और 20 तारीख को पहुंचेगी मध्य प्रदेश में। 20 तारीख, बिल्कुल इसी महीने, आज से ठीक 9 दिन बाद मध्य प्रदेश पहुंचेगी। आज राहुल गांधी अपनी लगभग 25-26 किलोमीटर की यात्रा के समापन के बाद जो भाषण दिया है, उस भाषण में उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी की आज इन 4 राज्यों की, दक्षिण के 4 राज्यों की जो यात्रा है उस पर कटाक्ष किया और माइक ऑफ और माइक ऑन की बातें भी रखी। माइक ऑफ और ऑन खूब चर्चा में है पिछले दिनों लगातार, लेकिन आज भी उसकी बात। अभी इस कार्यक्रम को जब करने की तैयारी कर रहा था, उसी बीच राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, उसका एक छोटा सा अंश हमने भी काट कर आपके लिए संजो कर रखा है। आइए जरा सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और ये श्रीनगर तक जाएगी। और ये देखिए, ये जो तिरंगा है इसको ऊंचा करिए जरा, ये जो है इसको हम श्रीनगर में जाके फहराएंगे। और मैसेज देने, ऐसे नहीं, मैसेज देने कि इस देश को बांटा नहीं जा सकता, इस देश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती, इस देश में हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। ये हमारा, ये यात्रा का लक्ष्य है। काफी लोगों ने पूछा यात्रा की क्या जरूरत, सीधा जैसे आजकल करते हैं, सीधा हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी चले जाते, उधर एक भाषण कर लेते जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और फिर सीधा वहां से जाके कन्याकुमारी हवाई जहाज में जाके श्रीनगर जाके वहां पे झंडा फहरा के कह देते भारत जोड़ो। उससे फायदा नहीं होता। हमें जरूरत क्यों पड़ी? कुछ दिन पहले मैंने भाषण में मजाक किया, माइक ऑफ करके मैंने भाषण में मजाक किया, कहा कि जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 3 काले कानूनों के खिलाफ, चाहे वो नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, किसानों के लिए, लोकसभा में हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। कैसे ऑफ होता है भैया? किधर है? मैं दिखाना चाहता हूं। कहां है ये? देखो, कांग्रेस पार्टी का माइक ही ऑफ ही नहीं होता। नहीं, ठीक है, आप बात समझ गए। तो लोकसभा में माइक ऑफ हो जाता है, लंबे भाषण करो, नया करते जाओ कुछ नहीं होता। तो वो रास्ता बंद। फिर मैंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रेस के हमारे मित्रों, अब ये हैं हमारे मित्र मगर मदद नहीं कर पा रहे। ये देखो, ये हंस रहे हैं, इनके पीछे लगाम लगा रखी है। वो कंट्रोल
किसी और के हाथ में है। ये बोलना भी चाहें, इनको अन्याय दिखे भी, ये बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी रास्ता बंद। तो जनता की आवाज उठाने के लिए सब रास्ते बंद हैं। हमारे पास एक ही रास्ता बचा। जिस सड़क पे जनता चलती है उसी सड़क पे कांग्रेस पार्टी चले, कन्याकुमारी से कश्मीर चले और जनता की आवाज सुने और जनता को अपनी बात बताए। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अच्छा, इसमें तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, और सबसे बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो उन्होंने शुरुआत में, अगर आप ध्यान दिए होंगे, कहा उन्होंने कि सीधे हेलीकॉप्टर से जैसे पीएम जाते हैं, चले जाते वहाँ, वहाँ से चले जाते वहाँ, और फिर सीधे श्रीनगर जाकर झंडा फहरा कर चले आते और कह देते भारत जोड़ो। ऐसे नहीं होता। हम जनता के रास्ते पर चलकर, यानी सड़क के रास्ते पर पैदल चलकर जनता से मिल करके और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और कैसे हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, हमारी आवाज़ दबाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, उसका नमूना कुछ दिन पहले भी उन्होंने पेश किया था। आज फिर से पेश करने की कोशिश की और बताया कि कैसे माइक को ऑफ कर दिया जाता है। राहुल गांधी अपने अंदाज में हैं, रोज परिपक्व होते जा रहे हैं, भाषण देने की कला भी सीख रहे हैं। ये सब आप लोग देख रहे हैं आपके सामने। पिछले 2 महीने से हम भी लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं कि कैसे देश की राजनीति बदल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात जिसकी शुरुआत, और जो हमारे थंबनेल पे भी आप देख रहे होंगे, कि क्या राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की बीजेपी